हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन को और उसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो पहले का पहला पार्ट दिया गया है, इसमें बताया गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो हमें ये बताना है कि ये एक एपी बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो चेक कर लेते हैं। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि एक टैक्सी है, यदि आप उसको हायर करते हैं, पहले किलोमीटर का वो लेती है 15 रुपया, यानी 1 किलोमीटर यदि आप जाते हैं तो आपको 15 देना पड़ता है। यदि आप 2 जाते हैं तो पहले किलोमीटर का 15 देना पड़ता है और फिर अगले किलोमीटर का आपको 8 देना पड़ता है। यानी पहले किलोमीटर का 15, उसके बाद जितने किलोमीटर आप जाएंगे उतने उसमें 8 जुड़ते चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कितना हो ये एपी बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो हम लिखेंगे ये था पहले किलोमीटर तक किराया, यानी 1 किलोमीटर तक किराया कितना है 15 रुपये। फिर लिखा कि दूसरे किलोमीटर तक किराया, तो दूसरे किलोमीटर तक यानी कि उसमें पहला किलोमीटर भी शामिल है। तो पहले किलोमीटर किराया कितना था 15 रुपये, और क्वेश्चन में बताया गया है कि पहले किलोमीटर का 15 लेता है, इसके बाद आप जितने भी किलोमीटर जाते हैं उसका 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज करता है। तो पहले का 15 रुपया तो वो लेगा ही, और इसके अलावा 1 किलोमीटर आप और गए तब तो 2 किलोमीटर हुआ, तो 15 में आप 8 जोड़ दीजिए, तो 15 8 हो गया 23 रुपये। फिर तीसरे किलोमीटर तक किराया देखते हैं। तीसरे किलोमीटर तक किराया बराबर हो जाएगा, पहले किलोमीटर का तो 15 लेगा ही, फिर दूसरे किलोमीटर का 8 लेगा और तीसरे किलोमीटर का भी 8 लेगा। तो कितना हो जाएगा 15 8 23 और 23 और 8 31 रुपये। अब हमें 3 पद प्राप्त हो गए, 1 2 और 3। तो पहले इनको चेक कर लेते हैं कि इन तीनों पदों में जो अंतर है वो बराबर है या नहीं है। यदि है तो ठीक है, नहीं है तो हम यहीं पर अपना जो भी है कि हाँ फाइनल कर देंगे ये पी है कि नहीं है, और आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। A2 ये क्या है, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये क्या है A3 है। तो A2 में से आप A1 घटा दो, तो A2 का मान कितना है, A2 का मान है 23 और A1 का मान है 15। इसको जब आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 8। और फिर आप क्या करें कि A3 में से A2 को घटाकर आप चेक कर लें, तो A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना है 31 माइनस 23, तो ये हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, इसमें भी मुझे 8 मिल रहा है। तो 2 में तो हमने चेक कर लिया, यहां पर देखिए 3 किलोमीटर तक हमने चेक किया तो इनमें अंतर बराबर आ रहा है, जो इनका किराया है इसमें अंतर बराबर आ रहा है। हो सकता है कि अगले किलोमीटर में ये कुछ अंतर आ जाए, तो एक पद हम और बढ़ा लेते हैं, एक बार हम और चेक कर लेते हैं। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं चौथे किलोमीटर तक किराया बराबर हो जाएगा, पहले का 15 लेगा ही, दूसरे का 8 लेगा, तीसरे का 8 लेगा और फिर चौथे का 8 लेगा। तो ये कितना हो जाएगा 15 8 23 23 8 31 और 31 8 39 रुपये। ठीक, तो ये क्या है, ये देखिए ये A1 था, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो हम लोग A4 में से A3 को भी घटा कर देख लेते हैं, ये 4 माइनस A3, तो A4 है 39 माइनस A3 है 31, तो 39 में से जब आप 31 घटाएंगे तो बाकी कितना बचेगा 8। तो आप देखिए सभी में अंतर सेम आ रहा है, यानी कि जो ये श्रेणी बनती चली जा रही है
इसमें पहले पद में और दूसरे पद में 8 का अंतर है, फिर दूसरे और तीसरे में 8 का अंतर है, यानी सभी पदों में समान अंतर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ अंकों के बीच में या यहाँ पदों के बीच में, यहाँ पदों के बीच में, पदों के बीच अंतर बराबर है, अतः यह AP है। अब AP क्या होता है, यदि आप यहाँ पर नहीं जान पा रहे हैं तो आप पिछले वीडियो को देखिए जिसमें प्रश्नावली 5 का मैंने बेसिक बताया है, उसमें इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 5.1 के पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। इसमें बताया गया है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। माना बेलन में उपस्थित हवा बराबर x, आगे लगा दें मात्रक। तो पहली बार पंप द्वारा हवा निकालने पर बेलन में शेष हवा की मात्रा बराबर, बेलन में कुल हवा थी x, हमने लिख दिया x, इसमें से कितना निकला, x का 1/4, यानी x का 1/4 भाग बाहर निकल गया। बचा कितना उसमें सिलेंडर में, तो x माइनस x कम x/4, तो ये बराबर हो जाएगा 4x, 4 गुणे x 4x, माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए x, और कुल के बटे में 4, तो बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 4x में से 1x निकल गया, बाकी बचा 3x/4। दूसरी बार पंप द्वारा हवा निकालने पर बेलन में शेष हवा बराबर 3x/4 हवा उसमें बची थी, तो 3x/4 में से कितना निकल जाएगा, इसका 1/4, तो माइनस 3x/4 का 1/4 बाहर निकल जाएगा। तो ये बराबर कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 3x/4 लिखा है, 3x/4 हमने लिख दिया, और माइनस 3x गुणा 1 से हुआ तो 3x, और बटे में 4 गुणे 4 तो हो जाएगा 4 चौक 16, ये हो जाएगा 16 तियाँ 48x, माइनस यहाँ पर देखिए 4 तियाँ 12x, और कुल के बटे में 16 गुणे 4, 16 चौके 64, बराबर क्या हो जाएगा, 48 में से जब 12 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 36, यक्स गुणांक दोनों में लगा है, लगा दीजिए, और कुल के बटे में 64, भाई कट रहा है ना, ये हो जाएगा 4 9 36, और ये हो जाएगा 4 एकम 4, 2 बचा, 4 6 24। अब देखिए 9x/16 हमको मिल रहा है यहाँ पर, 9x/16।
दूसरी बार जब पंप द्वारा हवा निकाली गई तो फिर बेलन में कितनी हवा बची, 9x/16। अब जब तीसरी बार फिर से पंप दबाया जाएगा तो हम लिखेंगे तीसरी बार पंप द्वारा हवा निकालने पर क्या होगा कि 9x/16, ये जो हवा बची थी 9x/16, इसमें से इसका 1/4 निकल जाएगा, 9x/16 का 1/4 भाग निकल जाएगा। कितना बचेगा उसमें, 9x/16 माइनस 9x एकम 9x और कुल के बटे में 16 चौके 64। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 64 है। यदि हम इसको 4 से गुणा कर दें ऊपर नीचे तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 9 36x और बटे 4 × 16 तो हो जाएगा 64 और माइनस 9x/64। तो इधर देखते हैं 36x/64 माइनस 9x/64, दोनों में हर समान है ना, तो ऊपर ऊपर घट जाएगा। 36x में से 9x आप घटाएंगे, यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख दें एक स्टेप और कि 36x माइनस 9x/64, तो ये कितना हो जाएगा बराबर, 36 में से जब आप 9 घटाएंगे तो बाकी बचेगा 27x/64। 6 4 10 7 2 9, अभी तो कटेगा भी नहीं। तो हमने क्या देखा कि पहली बार जब पंप दबाया गया तो जो शेष हवा की मात्रा बची वो बची 3x/4, यहाँ पर देखिए ये। और जब दूसरी बार पंप दबाया गया तो जो उसमें शेष हवा की मात्रा बची वो कितनी बची, 9x/16। और जब तीसरी बार पंप को दबाया गया, या बेलन में मतलब कितना बची हवा, 27x/64। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पहला पद हो गया, यानी ये हो गया हमारा A1। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि तो A1 हमारा कितना है, A1 है हमारा 3x/4, 3x/4। A2 कितना है, A2 है 9x/16, 9x/16। और A3 कितना है, तो A3 है 27x/64, A3 है 27x/64। तो हम इसमें ज्ञात कर लेते हैं डिफरेंस, यानी सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस ज्ञात कर लेते हैं। देखते हैं कि वो बराबर है या नहीं बराबर है। तो हम लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो D का मान कितना हो जाएगा, देखिए A2 हमारा कितना है 9x/16, 9x/16 माइनस A1 कितना है 3x/4, 3x/4। अब ध्यान से देखिए, यदि इसमें मैं ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दूं तो इसके ये बराबर हो जाएगा, मतलब इसका हर बराबर हो जाएगा। तो हमने इसमें 4 से गुणा कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। तो हमें क्या मिल जाएगा, बराबर 9x/16 माइनस 3 का गुणा 4 से होगा तो 4 3 12x और बटे 16। तो 9x में से जब आप 12x घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 3। तो ये हो जाएगा माइनस 3x और बटे 16, ये हमको प्राप्त हो गया D। हमने चेक किया 2 में से 1 को घटाया। अब हम 3 में से 2 घटाकर देख लेते हैं कि D हमारा जो है सार्वंतर जो है
वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी इनके बीच में जो अंतर है वो बराबर है कि नहीं है। अगर है तब वो कॉमन डिफरेंस है। तो क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है 27x/64, 27x/64 और माइनस A2 का मान कितना है, तो A2 का मान है 9x/16, 9x/16। अब ध्यान दीजिए, यदि मैं 16 को इस भिन्न में मैं 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो इसमें भी हर 64 हो जाएगा। ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27x माइनस 9 चौक 36x और कुल के बट्टे में 16 चौकी 64, यहाँ भी हो गया 64, यहाँ भी है, तो कितना हो जाएगा इसका लासा 64। तो 27x में से जब आप 36x घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 9x और कुल के बट्टे में 64। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जब हमने A2 में से A1 को घटाया तो कितना बचा, माइनस का 3x/16, और जब हमने A3 में से A2 को घटाया तो हमें कितना मिला, माइनस का 9x/64। क्या ये दोनों बराबर हैं, माइनस का 3x/16 और माइनस का 9x/64, ये बराबर है क्या, नहीं बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ पदों के बीच अंतर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अतः यह AP नहीं है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 5.1 के पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदा जा रहा है, तो उसमें प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद बताया जा रहा है जो लागत आती है वो पहले मीटर तक जब खुदाई की जाती है, कुएं की खुदाई जब पहले मीटर तक की जाती है यानी 1 मीटर तक, तो उसमें जो लागत आती है वो 150 रुपये है, और बाद में जितने मीटर खुदाई की जाती है उसके नीचे 50 रुपये बढ़ती चली जाती है। पहले मीटर की खुदाई की लागत बराबर 150 रुपये है। दूसरे मीटर की खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, यहाँ पर पहले मीटर तक की ना लिखो, तक लिख दीजिए तो ज़्यादा स्पष्ट रहेगा। दूसरे मीटर तक मतलब उसमें जुड़ जाएगा ना, हमने कहा कि दूसरे मीटर तक खुदाई की लागत, तो इसका मतलब कि उसमें पहला मीटर भी ऐड है। और जब आप लिख देंगे कि हाँ दूसरे मीटर की खुदाई की लागत, तो दूसरे मीटर की खुदाई की लागत मतलब कि पहले मीटर को शायद छोड़ दिया गया है, वहां से नीचे की बात की जा रही है, तो यहां पर आप लिखेंगे दूसरे मीटर तक खुदाई की लागत। खुदाई की लागत जो है वो हो जाएगी, अब दूसरे मीटर तक तो उसमें पहला मीटर ऐड है, पहले मीटर की लागत कितनी है 150 रुपये, तो ये तो उसमें शामिल रहेगा ही, प्लस इसके बाद में जब जितने मीटर खुदाई होती है उसमें 50 रुपये लेबर ज़्यादा लेते हैं, तो 50 रुपये जुड़ जाएंगे क्योंकि 1 मीटर और यहाँ पर खुदाई हुई है, तो और कितना हो गया, ये हो गया 150 और प्लस 50, तो ये हो गया 200 रुपये। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे तीसरे मीटर तक खुदाई की लागत बराबर पहले मीटर की 150 हो ही जाएगी, दूसरे मीटर की 50 हो जाएगी, और तीसरे मीटर की कितनी हो जाएगी 50, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 और 50 200 और 50 250 रुपये। आप चाहे तो 1 मीटर और कुआं खुदाई करवा कर चेक कर लें कि कितना खर्चा आ रहा है, तो लिख देंगे चौथे
मीटर तक खुदाई की लागत बराबर पहले मीटर का 150 रुपया प्लस दूसरे का 50 प्लस तीसरे का 50 और प्लस चौथे का 50। तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए 150 तो 50 250 250 तो 50 300 रुपये। अब यदि ये इसको मैं इस तरह से चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि हाँ देखिए 150, देखो ऐसे लिखा हुआ है ना, तो चाहे आप वहीं से समझ लीजिए, चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए कि हाँ 150 कामा 200 कामा 250 कामा 300। अब आप इसको ध्यान से देखिए, पहला पद हमारा कितना है 150, दूसरा 200, तीसरा 250 और चौथा 300। इनमें देखिए 150 में कितना जोड़ें कि 200 हो जाए तो प्लस 50, फिर 200 में कितना जोड़ें 250 हो जाए प्लस 50, और फिर यहाँ से देखिए इसमें भी प्लस 50 यदि आप करते हो 300 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जो भी पद लिखे गए हैं इनमें कितने कितने का अंतर है, 50 का है, और सब में समान अंतर है। यहाँ पर भी देखिए 50 है, यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर भी 50 है। तो चाहे आप ऐसे करके यहाँ पर दिखा दिए कि चूंकि सभी पदों में अंतर बराबर है इसलिए एक एपी है, और चाहे आप घटा दें कि यहाँ 2 में से 1 घटाइए और फिर 3 में से 2 घटाइए, ऐसा आप कर दीजिए कि हाँ A2 माइनस A1, तो A2 है हमारा 200 माइनस 150 बराबर 50, और A3 माइनस A2 तो A3 का मान है 250 माइनस 200, A2 का मान है तो बराबर कितना मिला 50। ऐसे ही आप A4 माइनस A3 कर दें तो A4 का मान कितना है 300 माइनस A3 का मान कितना है 250, तो 300 में से 250 घटेगा तो कितना बचेगा 50 बचेगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि यहाँ अंकों लिख दीजिए, आप पदों लिख दीजिए, बात एक ही है। यहाँ अंकों के बीच अंतर बराबर है, अतः यह एपी है। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी यह एक समांतर श्रेणी है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 5.1 के पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट। इसमें लिखा हुआ है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो ये कंडीशन जो है एपी बनाएगी या नहीं बनाएगी, हमें ये चेक करना है। पहले वर्ष का मिश्र धन, पहले वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा, मूलधन हमारा 10,000 है वो तो रहेगा ही 10,000 प्लस ब्याज इसमें प्लस हो जाएगा 8%। 8% हमें कितने पर प्राप्त हो रहा है 10,000 पर, यानी कि 10,000 गुणे 8/100। 8% का मतलब समझिए, 8 मतलब 8, प्रति का मतलब बटे, और शत का मतलब 100। तो लैंग्वेज में ही छिपा होता है, बस हमारे समझ में भूल होती है। 10,000 मूलधन है, आपने बैंक में या किसी ने जमा कर दिया, इस पर आपको 8% ब्याज मिल रहा है। तो पहले साल में, अच्छा ब्याज ये कैसा है, तो ब्याज आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहले वर्ष में जितना आपको ब्याज मिल गया वो फिर अगले वर्ष में यानी दूसरे वर्ष में मूलधन बन जाता है। पहले वर्ष का मूलधन और पहले वर्ष का ब्याज ये आपस में जुड़ करके, यानी पहले वर्ष का जो मिश्रधन आपका बना वो दूसरे वर्ष क्या हो जाता है, मूलधन हो जाता है। फिर आपको उस पर ब्याज मिलता है, फिर उसमें जो आपको ब्याज मिलता है वो फिर उसमें जुड़ जाता है, और फिर तीसरे वर्ष उस पूरे मिश्रधन पर आपको ब्याज मिलता है। जबकि साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो आपका मूलधन होता है उसी पर केवल ब्याज की गणना की जाती है। यानी आपने 10,000 जमा कर दिया,
तो 8% आपको मिला, तो 8% आपका इसमें जुड़ गया, और फिर अगले वर्ष आपको उसी 10% पर, उसी 10,000 पर 8% मिलेगा, फिर तीसरे वर्ष आपको उसी 10,000 पर 8% मिलेगा। इस तरह से साधारण ब्याज की गणना होती है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज हमारा उसी में जुड़ जाता है और जुड़ करके वो अगले वर्ष मूलधन बन जाता है, फिर उस पर गणना की जाती है। तो 10,000 आपने जमा किया, इस पर आपको जो ब्याज इसमें मिला पहले साल वो इसमें जुड़ गया, 10,000 का 8%। तो 10,000 का 8% कितना हो जाएगा, देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, 8 गुणे 100 यानी 800। तो ये हो गया 10,000 प्लस 800, तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा 10,800 रुपये आपका ये हो गया पहले वर्ष का मिश्रधन। फिर दूसरे वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष का मिश्रधन, दूसरे वर्ष का मिश्रधन जो होता हो जाएगा वो पहले वर्ष का जो मिश्रधन है, पहले वर्ष का जो मिश्रधन है इस पर आपको ब्याज लग करके इसमें जुड़ जाएगा। तो ये कितना था, पहले वर्ष में हमें मिश्रधन प्राप्त हुआ 10,800, 10,800। अब इसमें जुड़ जाएगा 10,800 का 8%। जबकि अगर साधारण ब्याज होता तो क्या होता, 10,000 आपने जमा किया था उसी पर आपको 8% यहाँ पर मिलता। लेकिन ये चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात की गई है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, इस 10,800 का 8% आपको मिलेगा, 10,800 का 8%। ठीक, तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट हो गया, इसकी आप यहाँ पर गुणा कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 8 अठाई 64 के 4 हासिल आए 6, 8 शून्य 0 और 6 6 8 एकम 8, 864 रुपया मिल गया आपको। देखा, पहले साल आपको ब्याज मिल रहा था 800 रुपया और अगले साल कितना मिल गया, 864 मिल गया। क्यों, क्योंकि पहले साल का जो ब्याज था वो भी इसमें जुड़ करके अगले वर्ष का मूलधन बन गया, इस वजह से 64 बढ़ गया। अभी ऐसे बढ़ता जाएगा हर साल। तो 864 ये और 10,800 ये, 10,800 प्लस इसको आप जोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 0 तो 4 ही हो जाएगा, 6 और 0 6 हो जाएगा, और 8 8 16 के 6 हासिल आई 1 और 0 1 और 1, 11,664 हो गया। ठीक, फिर तीसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का मिश्रधन, तो तीसरे वर्ष का मिश्रधन हो जाएगा, दूसरे वर्ष के अंत में आपको जो धन मिला, जो मिश्रधन आपका बना वो क्या बन जाएगा, तीसरे वर्ष का वो मूलधन बन जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर चल रहा है। तो 11,664 यानी 11,664 और प्लस इसका 8%, चक्रवृद्धि ब्याज कितना लग रहा है 8%, तो इसका 8% इसमें जुड़ जाएगा, 11,664 का 8%, तो ये क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा ना, 4 5 से हम 100, और फिर ये कट जाएगा 4 दूनी 8, 3 बचा 36, 4 9 36, और फिर 4 एकम 4 2 बचा, 4 6 24, 4 6 24 ना। अब देखिए यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 2916, तो ये हो जाएगा बराबर 11,664 प्लस इसका गुणा कीजिए, 8 6 48 के 8 हासिल आई 4, और फिर 8 एकम 8 4 12 के 2 हासिल आई 1, 8 9 72 1 73 के 3 हासिल आई 7, और 8 दूनी 16 और 7 23, और कुल के बटे में 25। तो 23,328 को आप 25 से भाग दे दीजिए, जो भागफल प्राप्त हो उसको आप इसमें जोड़ दीजिए। तो भाग देते हैं 23,328 को 25 से, 25 नवैया 225, यहाँ से देखिए 13, यहाँ से हासिल तो होगा 13, 13 में 5 घटा तो 8, यहाँ बचा 2,
2 में से 2 घटा कुछ नहीं यानी 0, 2 में से 2 घटा 0 यानी 8। यहाँ पर देखिए 2 उतार लिया, फिर 25 दूना 50, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75। अब 82 में से जब आप 75 घटाएंगे तो देखिए 12 यहाँ पर हासिल है 12, 12 में 5 घटा 7, यहाँ पर 7 में 7 घटा कुछ नहीं यानी 0। फिर देखिए यहाँ पर हमने 8 उतार लिया। अब देखिए 25 तियाँ 75, बाकी कितना बचा, बाकी बचा 3। 78 में से जब आप 75 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब देखिए 3 यहाँ पर बचा तो हम यहाँ पर दशमलव लगा सकते हैं, दशमलव लगाए तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। फिर 25 एकम 25, कितना बचा, 30 में से 25 घटेगा तो 5 बचेगा। और यहाँ पर हमने दशमलव लगा रखा है ना, तो यहाँ पर 0 हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दशमलव लगा दिया फिर हम नीचे जब तक चाहे तब तक 0 बढ़ाते चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 दूना 50। अब ये देखिए यहाँ पर 50 में 50 घटा कुछ नहीं, तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 933.12। तो हम इसमें जोड़ देते हैं कि बराबर 11,664 प्लस 933.12, 933.12 इसमें जोड़ देते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 3 और 4 7 और 3 और 6 9 और 9 6 15 के 5 हासिल आई 1 और 1 2 और 1.12 था तो 1.2 हमने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर तो दशमलव के आगे 0 था। तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 12,597.12। तो A1 बराबर कितना है, A1 बराबर है 10,800, 10,800। A2 बराबर है 11,664, 11,664 और A3 बराबर है 12,597, 12,597.12। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 12,597 लिखा है, ये क्या है, ये रुपए है, और दशमलव के बाद जो लिखा है 1 2 ये क्या है, ये पैसे है, यानी 12 पैसे, अर्थात 12,597 रुपये 12 पैसे हमको प्राप्त होंगे। कब, तीसरे वर्ष का जब ब्याज लगेगा, तीसरे वर्ष का जो मिश्र धन होगा। तो A3 बराबर ये हो गया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, A2 माइनस A1 आप घटाइए, D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है, A2 का मान है 11,664, 11,664 माइनस 10,800, 10,800। तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, 4 में से 0 घटा तो 4 प्राप्त होगा, और 6 में से 0 घटेगा तो 6 ही प्राप्त होगा, और 6 में से तो 8 घटेगा नहीं, हासिल लिया तो 16 में 8 घटा तो 8 बचा। यहाँ पर बचा 10, और 10 में से 10 घटा तो कुछ नहीं बचा। तो हमें कितना प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हो गया 864। अब देखिए इसी प्रकार से हम A3 माइनस A2 चेक कर लेते हैं। तो A3 माइनस A2 जब आप चेक करेंगे तो लिखा है 12,597, 12,597 माइनस 12,597.12 माइनस A2 का मान कितना है, A2 का मान है 11,664, 11,664 घटा दीजिए तो ये कितना मिल जाएगा, ये इधर दशमलव 1 2 लिखा है ना, यहाँ पर तो दशमलव हम लगा के और 0 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो होगा नहीं, इसके मान में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। हमने यहाँ पर दशमलव के बाद कोई संख्या लिखी नहीं थी, तो दशमलव लगा के जहाँ कोई संख्या नहीं हमने 0 लिख दिया। 2 में से जब आप 0 को घटाएंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा, और 1 में से जब आप 0 को घटाएंगे तब आपको 1 प्राप्त होगा। फिर दशमलव का चिन्ह लगा है दोनों में, तो हमने दशमलव का चिन्ह लगा दिया। फिर देखिए 7 में से जब आप 4 घटाएंगे तो आपको 3 प्राप्त होगा, और 9 में से
जब आप घटाएंगे 6 तो आपको 3 प्राप्त होगा, और फिर 5 में से तो 6 घटेगा नहीं, तो यहाँ से हासिल लेंगे, हो जाएगा 15। 15 में से जब आप 6 घटेगा तो बचेगा 9, और यहाँ पर कितना बचा 11। 11 में से 11 घटा 0, यानी कुछ नहीं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कितना हमें अंतर प्राप्त हुआ 864, और यहाँ पर कितना प्राप्त हो रहा है 933.12। तो यहाँ पर पदों के बीच का जो अंतर है, यानी यहाँ पर जो अंकों के बीच का अंतर है वो बराबर नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। हम लिख देंगे कि यहाँ अंकों के बीच अंतर बराबर नहीं है, अतः यह एपी नहीं है।